हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टडी 2.0 में। जय प्रक्रम के बारे में पढ़ रहे थे। आगे हम चर्चा करते हैं कि वायु में कैसे आपका शोषण कैसे क्या होता है ना, उसके बारे में तो डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो वायु जो होता है शरीर के अंदर किसके द्वारा जाता है, तो नासा द्वार द्वारा जाता है। ये है आपका नासा द्वार, ये वाला जो पॉइंट बनाया है ये है आपका नासा द्वार। तो वायु किसके माध्यम से जाती है, नासा द्वार द्वारा जाती है। और ये नासा द्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निष्पादित होती है। मतलब बहुत नासा द्वार जो होता है महीन बालों वाला, मतलब वो होती है ना, वायु मार्ग होता है जिससे शरीर में जाने वाली, सुनिएगा, जो नासा द्वार होता है ना, ये बहुत महीन बालों वाली निष्पादित हो जाती है जिससे शरीर में जाने वाली जो वायु, धूल तथा दूसरी अशुद्धियाँ रहित होती हैं, क्या होती हैं, इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती हैं। क्या होती हैं, अशुद्धियाँ रहित होती हैं। ये मतलब यहीं तक पॉइंट ख़त्म हो गया कि वायु, धूल तथा दूसरी ओर अशुद्धियाँ रहित होती हैं। ठीक है, मतलब इसमें अशुद्धियाँ नहीं होती हैं। इस मार्ग में श्लेष्मा की परत होती है। इस मार्ग में किसकी परत होती है, श्लेष्मा की परत होती है, जो इस प्रक्रम में सहायक होती है। ठीक है, यहाँ से वायु कंठ द्वारा, जो यहाँ से जो होता है ना, ये जो कंठ है, ये वायु कंठ द्वारा क्या करता है, वायु कंठ द्वारा, यहाँ से वायु कंठ द्वारा फुसफुस को लंग्स बोलते हैं, वायु कंठ द्वारा लंग्स में प्रवाहित हो जाती है। और कंठ में जो उपास्थि वलय उपस्थित होता है, देखिए ये जो है ना, ये जो ऐसे जो संरचना बनी है ना, इसको उपास्थि वलय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपास्थि वलय। तो जब ये श्लेष्मा द्वारा लंग्स में चली जाती हैं, लंग्स में प्रवाहित होती है, तो कंठ में जो उपस्थित वलय है ना, कंठ में उपस्थित जो वलय है ना, यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग निपतित ना हो। निपतित का मतलब होता है पतन ना हो या नीचे उतरा हुआ ना हो। निपतित का मतलब क्या होता है, पतन ना हुआ हो वायु मार्ग का, मतलब अच्छी तरह से सुरक्षित हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, और ये कह रहा है कि यहाँ आपको समझ नहीं आ रहा होगा, नासा द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उसकी महिमा निष्पादित हो जाए। निष्पादित मतलब किसी कार्य को करना सफलतापूर्वक, किसी कार्य को सफलतापूर्वक करना, किसी प्रक्रिया को चलाना या किसी कार्य को निर्वाहन करना। क्लियर है ना। तो ये महीन बाल क्या करता है, किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक उसको करता है। क्लियर है ना, समझ में बात आ रही है। और उपास्थि वाले उपस्थित होता है, यह क्या सुनिश्चित करता है कि जो वायु का मार्ग है ना, वो निपतित ना हो, मतलब उसका पतन ना हो। ठीक है, चलिए चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इस डायग्राम में देखिए। ठीक है, इस डायग्राम में क्या क्या दिखाया गया है उसके बारे में देखिए। ये आपका क्या है, नासा द्वार। क्या है आपका, नासा द्वार। ये क्या है, श्वास नली है। ये उपास्थि वलय हमने जो बताया आपको। ये आपका कंठ है, ग्रसनी बोलते हैं इसको, मुख गुहा बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो छोटे छोटे अंगूर जैसी संरचना आपको दिख रही है ना, इसको जूम करके यहाँ दिखाया गया है। जूम कर दिखाया गया है। इसको श्वसन श्वसिकाएँ बोलते हैं। और इसको जो बोलते हैं, जो गुच्छेदार होते हैं, इसको कुपिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त मेरे, कुपिका बोलते हैं। ठीक है, और ये श्वसनली है। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो ये नलियाँ बनाई गई हैं, मैं जूम करता हूँ एक बार, देखो। जिस नली में प्रवेश करती है ना, यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी, देखो ये वाली, ये जो नली बनी है इसे बोलते हैं श्वास निका, है ना। और इसको जो अंगूर जैसे, इसको क्या, कुपिका कोष बोलेंगे। ठीक है, ये हमारा नीचे जो लगा हुआ है इसको बोलेंगे डायाफ्राम। तो इस बात का ध्यान रहेगा, आपको डायग्राम दे करके भी क्वेश्चंस पूछ सकता है। ठीक है, तो ये मानव में शोषण होता कैसे है उसके बारे में चर्चा किया गया है। आगे हम नीचे हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए नीचे हम पढ़ेंगे।
देखिए फुसफुस के अंदर मार्ग छोटी छोटी, मतलब फुसफुस मतलब जो लंग्स होता है ना हमारा, ये जिसे लंग्स जो होता है, तो क्या होता है लंग्स में कि लंग्स के अंदर मार्ग छोटी छोटी नलिकाओं में क्या होती हैं, विभाजित हो जाती हैं, जो अंत में गुब्बारे जैसे रचना में अंकुरित हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, कुपिका बोलते हैं। कुपिका पूछ सकता है कि छोटी छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में क्या गुब्बारे जैसे जो संरचना अंकीकृत कर लेते हैं, उसे क्या बोलते हैं, तो कुपिका बोलते हैं। कुपिका क्या होता है, कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है जिससे गैसों का क्या होता है, विनिमय होता है। क्या होता है दोस्त मेरे, जिससे गैसों का क्या होता है, विनिमय होता है। कुपि कुपिकाओं की भित्ति में रुधिर वाहिका का विस्तारण जाल होता है, जैसे हम प्रारंभिक वर्षों में देख चुके हैं। जब हम श्वास लेते हैं ना, जब श्वास लेते हैं तो हमारी पसलियाँ क्या होती हैं, ऊपर उड़ती हैं, बिल्कुल उड़ती हैं। आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। अभी जब आप सांस लेंगे तो आपकी पसलियाँ क्या होंगी, ऊपर उठेंगी, और हमारा डायाफ्राम क्या होगा, चपटा हो जाएगा। जब पसलियाँ ऊपर होंगी तो हमारा डायाफ्राम क्या है, चपटा हो जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप जो वक्ष गुहिकाएँ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। इसका कारण वायु लंग्स के अंदर, वायु जो है लंग्स के अंदर चूस ली जाती है, यानी सक कर ली जाती है, और विस्तृत कुपिकाओं को भर लेती है। और विस्तृत जितनी भी कुपिकाएँ होती हैं जो गुच्छे की तरह होती हैं, उसमें क्या है, भर जाती हैं। क्लियर हुई बात नहीं। जैसे हम सांस लिए, प्रैक्टिकल को, जैसे हमने सांस लिया तो पसलियाँ हमारी क्या होगी, ऊपर हो गई। ठीक है, जब ऊपर हो गई डायाफ्राम हमारा क्या हो गया, चिपटा हो गया। इसके परिणाम स्वरूप वक्ष गुहिकाएँ क्या हो गई, बड़ी हो गई। इस कारण वायु जो है फुसफुस के अंदर क्या हो गई, चूस ली जाती है। क्या ली जाती है, चूस ली जाती है, और इससे कुपिकाएँ क्या है, भर जाती हैं। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं। चलो यहाँ से रुधिर शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं को, है ना, जो रुधिर अब रुधिर में चली जाती हैं, तो रुधिर क्या करता है, शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं को छोड़ने के लिए है ना। शेष शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड कुपिकाओं को छोड़ने के लिए लाता है। कुपिका जो होती हैं रुधिर वाहिका का, रुधिर कुपिका वायु से ऑक्सीजन लेकर शरीर के सभी भागों के कोशिकाओं तक पहुंचाती है। ठीक है, जो कुपिका रुधिर वाहिका का, रुधिर कुपिका जो होती है वायु से ऑक्सीजन ले करके शरीर को सभी कोशिकाओं तक पहुंचाता है। क्लियर। श्वास चक्र के समय, जब श्वास चक्र होता है, जब श्वास की साइकिल स्टार्ट होती है, श्वास चक्र के समय जब वायु अंदर और बाहर होती है, ठीक है, जैसे हम श्वास ले रहे हैं और जो वायु अंदर बाहर कर रहे हैं, तो लंग्स सैदव क्या करता है, एक मिनट, तो जो लंग्स होता है वो सदैव वायु का अवशिष्ट आयतन रखता है, जिससे ऑक्सीजन के अवशोषण तथा कार्बन डाइऑक्साइड के मुक्त के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। ठीक है, वो एक ऐसा लंग्स जो होता है सदैव वायु का एक ऐसा अवशिष्ट आयतन बनाए रखता है, जिससे वो ऑक्सीजन के अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करने के लिए उसे क्या मिल सके, समान समय मिल सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए ये कह रहा है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए क्यों हानिकारक है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्यों हानिकारक है। तो देखिए दोस्त मेरे, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। फेफड़े का कैंसर दुनिया में मौत के समान कारणों में से एक है। बिल्कुल। श्वास नली जो है ना, श्वास नली के ऊपरी हिस्सों में छोटी छोटी बालों जैसी संरचना होती हैं, जिसे सीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त मेरे, इम्पोर्टेंट है, सीलिया बोलते हैं, है ना। श्वास नली के ऊपरी हिस्से में छोटी छोटी बालों जैसे संरचना होती है, जिसे सीलिया कहते हैं। ये सीलिया सांस लेने वक्त अंदर ली जाने वाली वायु से रोगाणु, धूल, अनहानिकारक कणों को हटाने में क्या करती है, मदद करती है। कौन, सीलिया। धूम्रपान करने से
ये बालों जैसी संरचना क्या होती है, नष्ट हो जाती है। क्या होती है, ये बालों जैसी संरचना क्या होती है, नष्ट हो जाती है। जब ये बालों जैसी संरचना नष्ट हो जाती है दोस्त मेरे, धूम्रपान करने से बालों जैसी संरचना नष्ट हो जाती है, खराब हो जाती है। जब ये बालों जैसी संरचना नष्ट हो जाती है, जिससे क्या होता है, रोगाणु, धूल, धुआं और अन्य हानिकारक रसायन फेफड़ों में प्रवेश कर लेते हैं, जो क्या बोलते हैं, संक्रमण, खांसी और यहाँ तक कि फेफड़ों का कैंसर भी कारण बनते हैं। क्लियर हुआ ना। सीलिया के सिर्फ नष्ट हो जाने से, बाल होते हैं तो बाल जितने भी हमारे बाहर से एटमॉस्फेरिक से जितने भी धूल कण और भी मिट्टी सिट्टी जो भी अंदर जाती रहती है, क्या करता है, उसमें मदद करता है। लेकिन इसके कहने का मतलब ये है कि सीलिया के ख़त्म होने के बाद हमारा क्या होगा, फेफड़े में कैंसर का, फेफड़े में आपका प्रवेश करेगा, खांसी होगा, फेफड़े का कैंसर का कारण बनेगा। ठीक है, समझ में बात आपको आ गई होगी। क्लियर हो रही है बात कि नहीं, क्लियर हो रही है। ठीक है, अब यहाँ आ जाते हैं, कह रहा है जैसे जैसे जंतुओं के शरीर का आकार बढ़ता है, अकेला विषण दाब शरीर के सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है। जैसे जंतुओं का आकार बढ़ गया है, जैसे छोटे छोटे जंतु हैं, मान लो कोई खरगोश है ना, ये भी तो जंतु है। फिर उसके बाद अब बाघ हो गया, तो वो भी तो जंतु है। जब उनका शरीर आकार बढ़ता है तो एक विसरण दाब होता है, उस शरीर में सभी अंगों में ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए जिम्मेदार होता है, लेकिन वो अपर्याप्त होता है, उससे नहीं हो पाता। इसकी दक्षता क्या होती है, कम होती है। तो क्या होता है, जब कम होती है तो कैसे पहुंचाता है वो ऑक्सीजन सभी भागों में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो लंग्स होता है ना, लंग्स की वायु से श्वसन वर्णक ऑक्सीजन लेकर के उन ऊतकों तक पहुंचाता है जिनमें ऑक्सीजन की कमी है। लंग्स की वायु से श्वसन वर्णक, है ना, मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन है। क्या है, मानव में जो श्वसन वर्णक है हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन के उच्च बंधुता रखता है। यह वर्णक लाल रुधिर कणिकाओं में उपस्थित होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक विलय है और इसलिए इसका परिवहन हमारे रुधिर में विलय अवस्था में किया जाता है। इसलिए इसका जो परिवहन है, कैसे किया जाता है, इसलिए इसका परिवहन जो है हमारे शरीर में, है ना, विलय अवस्था में किया जाता है। किस में किया जाता है, हमारे शरीर में विलय अवस्था में इसका किया जाता है। इसलिए इसका जो परिवहन है हमारे शरीर में किस में किया जाता है, विलय अवस्था में किया जाता है। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। देखिए, यदि कुपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो यह लगभग 80 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक लेगी। बताइए, यदि कुपिकाओं की सतह को अगर हम एक्सपेंड कर दें, फैला दें, तो कितने सतह ढक लेंगी, 80 वर्ग मीटर क्षेत्र ढक लेती हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके अपने शरीर का सतही क्षेत्रफल क्या होगा, कितना होगा? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं, है ना? विचार कीजिए कि विनिमय के लिए विस्तृत सतह उपलब्ध होने पर गैसों का जो विनिमय होता है कितना दक्ष हो जाता है। यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करती हुई हमारे लंग्स से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगूठ तक पहुंचने में लगभग 3 वर्ष का समय लगता है। और देख रहे हैं कि नहीं दोस्त मेरे? देखिए, यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन की अगर गति होती तो हमारे लंग्स से, मतलब फेफड़े से, लंग्स से ऑक्सीजन, है ना, लंग्स से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगूठे तक पहुंचने में 3 वर्ष का समय लगता है। देखिए कितना, मतलब ये पहुंचाने के लिए अपर्याप्त है ना भैया। 3 वर्ष का समय अगर लगेगा तब तो आदमी ऐसे ही, भाई हमारा तो वो तो ऑक्सीजन रहित हो जाएगा अंगूठा, फिर तो काम ही ना करे। नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हैं बात को ना? तो ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, 2 चीज़ इम्पोर्टेंट हो गया। क्या क्या इम्पोर्टेंट हो गया? यदि कुपिकाओं की सतह को फैला दिया जाए तो कितना क्षेत्रफल ढक लेती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर डेटा दे देगा, अगर कोई नहीं पढ़ा होगा, अगर डेटा दे देगा पक्का डेफिनेटली गलत कर देगा। तो कितना फैल जाएगा, 80 मीटर स्क्वायर फैल जाएगा। और ये पूछ सकता है कि यदि हमारे शरीर में विसरण द्वारा ऑक्सीजन गति करती है तो लंग से ऑक्सीजन के एक अणु को पैर के अंगूठे तक पहुंचने के लिए कितने वर्ष का समय लगता है? तो 3 वर्ष का समय लग जाएगा। ठीक है,
क्या आपको इससे प्रशंसा नहीं हुई कि हमारे पास हीमोग्लोबिन है? मतलब कहने का मतलब ये है, अगर हीमोग्लोबिन नहीं होता तो नहीं होता तो ऑक्सीजन हमारे उस पे मतलब अंगूठे तक सर्कुलेट नहीं होता। हर एक सेकंड सर्कुलेट होता है ना ऑक्सीजन, हर एक बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। तो अगर आप खुश है ना इससे कि हमारे पास क्या है, हीमोग्लोबिन है। अगर हीमोग्लोबिन नहीं रहता तो विसरण द्वारा हम क्या करते, ऑक्सीजन ले जाते, लेकिन ये अपर्याप्त है, ये कार्य नहीं कर पा रहा है। इसको बताओ 3 वर्ष का समय लग जाता, फिर तो अंगूठा ऐसे रहता। समझ बातें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? बिल्कुल, आगे बढ़ जाइए और आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब हम मानव में वहन की बात करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, मानव में वहन। ठीक है, देखिए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे जो हमारा रुधिर है ना, रुधिर क्या होता है? रुधिर मतलब ब्लड। ठीक है, रुधिर यानी ब्लड जो होता है, यह भोजन, ऑक्सीजन तथा वज्र पदार्थों का हमारे शरीर में क्या करता है, वहन करता है। ठीक है, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, एक क्वेश्चन बन गया और 2 क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये बन गया। ठीक है, रुधिर जो हमारे क्या करता है बॉडी में, भोजन, ऑक्सीजन तथा वज्र पदार्थों का हमारे शरीर में क्या करता है, वहन करता है। हमारे शरीर में क्या करता है, वहन करता है। हमने सीखा था कि रुधिर एक क्या है, तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर में तरल संयोजी ऊतक है। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इसमें कोशिकाएं क्या होती हैं, निलंबित होती हैं। इसमें कोशिकाएं क्या होती हैं, निलंबित होती हैं। ठीक है, रुधिर में क्या होता है, एक तरल माध्यम होता है जिसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। एक रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसमें रुधिर में एक तरल माध्यम होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, इसमें कोशिकाएं निलंबित होती हैं। क्या होती हैं, निलंबित होती हैं। मतलब प्लाज्मा जो है भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजनी वर्ज्य पदार्थों का विलीन रूप में वहन करती है, यानी अदृश्य रूप में वहन करती है। ठीक है, ऑक्सीजन को लाल रुधिर कणिकाएं ले जाती हैं। बहुत से अन्य पदार्थ जैसे लवण का वहन भी रुधिर के द्वारा होता है। अतः हमने एक पंप यंत्र की आवश्यकता है जो रुधिर के अंगों को आसपास ढकेल सके। नलिकाओं के एक परपथ की आवश्यकता है जो रुधिर के सभी ऊतकों तक भेज सके। एक तंत्र की जो ये सुनिश्चित कर सके कि इस परपथ में यदि कभी टूट फूट होती है तो इसकी मरम्मत हो सके। इसके लिए एक हमारा पंप बनाया प्राकृतिक ने, है ना, नेचुरल ने, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम हृदय बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्त मेरे, जिसे हम हृदय बोलते हैं। ये देखिए, जिसे हम क्या बोलते हैं, हृदय बोलते हैं। तो हमारा पंप हृदय, ये इसके बारे में कल हम विस्तृत में चर्चा करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल, वंदे मातरम।